जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये लिख रखा हूं मैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इससे संबंधित जो भी आपके सामने जो फैक्ट्स हैं मैं उनको आपको बताने वाला हूं। और अधिगम के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। भाई, लर्निंग प्रोसेस कि बाधा किससे उत्पन्न हो सकती है, लर्निंग प्रोसेस में कौन बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसको आपको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर यहां पर मैं बात करूं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आ जाता है मोटिवेशन। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसको, कि मोटिवेशन क्यों जरूरी है। मोटिवेशन इसलिए जरूरी होता है कि जैसे अधिगम अगर आपको करना है तो अधिगम की प्रथम शर्त बताई गई है। अधिगम की प्रथम शर्त बताई गई है। क्या? अधिगम की प्रथम शर्त बताया गया है किसको? मोटिवेशन को। जब तक मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप अधिगम प्रोसेस नहीं कर सकते। अच्छा, मोटिवेशन के लिए क्या जरूरी है आपके लिए? या तो आप खुद से मोटिवेट होइए, क्योंकि मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। आंतरिक क्या होता है? जब व्यक्ति खुद से मोटिवेट होता है वह आंतरिक होता है। अब जब व्यक्ति को दूसरे लोग प्रेरित करते हैं कि नहीं, आपको ये करना चाहिए, आप इसको कर सकते हैं, आप में ये क्वालिटी है, तो लोग करते हैं। दो तरीके से मोटिवेशन होता है। तो याद रखें, जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। एक उदाहरण ले लेता हूं अप्लाइड क्वेश्चन के रूप में, एक अप्लीमेंट के रूप में कैसे अप्लाइड क्वेश्चन बनेगा, जैसे व्यवहारिकता में कैसे इसको लागू करेंगे। तो सपोज करिए आप टेट, सीटेट, सुपर टेट, जिसकी भी आप तैयारी करते हैं टीचिंग लाइन के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर वाले उनको प्रेरित करते हैं कि आप लोग जाएं और जाकर के कोचिंग करें, आप पढ़ाई करें और तैयारी करें। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन अंदर से मोटिवेशन नहीं है। कुछ लोगों का ये एकदम उद्देश्य होता है, उनका गोल होता है, उनका लक्ष्य, टारगेट होता है कि नहीं, मुझे टीचिंग में जाना है, मुझे टीचर बनना है और मुझे इसकी तैयारी करनी है। तो दो तरह के मोटिवेशन हो गए। तो याद रखिएगा, सीखने के लिए सबसे जरूरी है मोटिवेशन, अधिगम जरूरी है। चलिएगा देखिएगा, नेक्स्ट मैं आ जाता हूं विषय वस्तु। क्या? विषय वस्तु। अब जो ये विषय वस्तु होती है दोस्तों, ये क्या होती है? तो विषय वस्तु जो होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए, साधारण विषय वस्तु होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? साधारण विषय वस्तु होनी चाहिए, बिल्कुल साधारण विषय वस्तु होनी चाहिए। मतलब कभी भी ये ना हो कि आप किसी टफ टॉपिक से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। मैं आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों, जैसे आप आने वाले समय के अध्यापक हैं, आपके संरक्षण में बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, तो आप हमेशा इस क्वालिटी को अपने अंदर रखिएगा कि बच्चों का बेहतर अधिगम कैसे हो पाएगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जब आप विषय वस्तु का चुनाव करें तो बच्चों के अकॉर्डिंग करें। आपसे कहा गया कि आप बच्चों के अकॉर्डिंग ही विषय वस्तु पाठ्यक्रम को बनाएं, और जो करिकुलम जो है, करिकुलम की जो आशाएं हैं आपसे, समझ रहे हैं ना, उसको आप पूरा करें। ठीक? तो विषय वस्तु कैसा होना चाहिए? साधारण होना चाहिए, सामान्यीकृत होना चाहिए। सामान्यीकृत मतलब सिंपल सा विषय वस्तु होना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से उसको ग्रहण कर सकें। बात समझ में आ रही है भाई? जैसे इसको आप एक उदाहरण में अगर देखें, तो जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, वो आपके पास आता है, तो आने के साथ ही उसको आप जो है किताब पढ़ना नहीं सिखा सकते ना, सिखा देंगे? नहीं सिखा सकते। पहले उसको क्या पढ़ाएंगे? बेटा का क्या होता है? बेटा कबूतर। कबूतर क्या होती है? का, है ना? तो उसका जो जुड़ाव होगा वो का से कम, कबूतर से ज्यादा होगा। पावलाव का नियम आपने पढ़ा? किसका? पावलाव का। पावलाव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में उसने बताया कि बच्चों को कुछ सिखाने से पहले उसके प्रतीक से उसका जुड़ाव करवा दीजिए आप।
और जैसे उसका जो सिंबल है उससे वो बच्चा जुड़ जाएगा तो आसानी से चीज़ों को सीख जाएगा। फिर इसको आप सिखाएंगे, फिर बड़ा का, छोटा का, फिर जो 12 खड़ी है उसको सिखाएंगे, फिर 2 शब्दों को जोड़कर पढ़ना सिखाएंगे। इसी को कहा जाता है सामान्यीकरण विषय वस्तु होना चाहिए, साधारण विषय वस्तु होना चाहिए। शुरुआत में ही टफ विषय वस्तु को आप प्रकट नहीं कर सकते। और फिर एक तरह से और समझिएगा कि कोई भी बच्चा है तो जैसे शुरुआत में उसके सामने जो भी बुक पढ़ा रहे हैं या जहां से भी सिलेबस को आप ले रखा है उसके सिंपल टॉपिक्स को पढ़ाएं। पहले बच्चों को सिंपल टॉपिक पढ़ाएंगे, बच्चों का इंटरेस्ट जागेगा उस सब्जेक्ट के प्रति। जब उस सब्जेक्ट के प्रति बच्चों की लालसा जागेगी तो उसी टाइम पे आप धीरे धीरे करके उसके ज्ञान को और वृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते जाएंगे, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते जाएंगे। याद रहे प्रीवियस, जैसे मैं आपको प्रीवियस क्लास की बातें याद दिला देता हूं, इसी तरह से प्रीवियस नॉलेज के साथ बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान के साथ ही नए ज्ञान को अटैच करके पढ़ाना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि पुराना आपने पढ़ा दिया और नया पुराना जो हो गया उसको आपने छोड़ दिया और नया अचानक से लाके बच्चे के सामने रख दिया। ये एक अच्छे टीचर की क्वालिटी नहीं होती बाबू। इसीलिए आप किताबों को जब खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है, पहले फ्रंट पेज पे लिखा होता है पूर्वावलोकन, मतलब जो प्रीवियस क्लास में बच्चा ने पढ़ा है उसका उसमें आप अवलोकन कर लें, बच्चे को उसी तरह से अवलोकित करके पढ़ाएं। बात मेरी समझ में आ रही है ना, विषय वस्तु का क्या मायने है। चलिए, अगर ये समझ में आ रही है दोस्त तो आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, थम्स अप करें। और जो नए मेरे मित्र जुड़े हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, आप लोग एक चीज है, फिर से मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और ज्यादा से ज्यादा मैं जो एक बार हमेशा बोलता हूं कि जब तक पूरी वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। आप ये अगर सोच लें कि थोड़े से 2-4 मिनट देख लिया, हमारा वीडियो हो गया, अब हमारा मन नहीं लग रहा, दोस्त इन चीज़ों को आपको गौर करना होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी टीचर हो 2-4 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट पूरा नहीं दे सकता। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, पूरा वीडियो देखिए। कहीं पर समस्या आती है कमेंट बॉक्स पर आप अपना कमेंट छोड़िए, मैं उसका समाधान करूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरे पॉइंट पे, आते हैं नवीन ज्ञान, तीसरा में आते हैं वातावरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा क्या है आपका? वातावरण। आप लोगों को पता है ना, वातावरण जो होता है वो अधिगम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि इसका मैं आपसे बात बताऊं। जैसे किसी के घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो लोग ये कहने लगते हैं कि इसका बच्चा भी पढ़ लिख नहीं पाएगा। कैसे आपने कह दिया नहीं पढ़ लिख पाएगा? इसका मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं किसी और को बोलने से बेहतर मैं अपने जीवन के घटनाक्रम के विषय में थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर बता देता हूं। देखिए, मेरे माता पिता भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन लोगों ने इतना प्रयास किया मेरे प्रति, इतना प्रयास किया कि आज उन लोगों ने मुझे इस योग्य बनाया पढ़ा लिखा करके कि उनका ऋण मैं कभी अदा नहीं कर सकता। तो हम ये कैसे मान लें कि जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसका बच्चा भी पढ़ा लिखा नहीं होगा? ये गलत बात है, ये कॉन्सेप्ट माइंड से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट घर का अच्छा है, माता पिता का स्वभाव अच्छा है, माता पिता का रहन सहन अच्छा है, तो जरूरी नहीं कि अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो अपने बच्चे को भी एजुकेटेड नहीं कर सकते। बिल्कुल ये इस बात को सिरे से मैं खारिज करता हूं। हाँ, ये हो सकता है कि हाँ वो जो बच्चा जानना चाहे वो ना बता पाए, लेकिन वो बच्चे को हर सुख सुविधा देने का प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल के ये कर ले, वो कर ले, इस ऊंचाई पर पहुंच जाए। क्योंकि आपकी सफलता आपकी नहीं होती, आपके माँ बाप की होती है। अगर आज हम इस स्टेज में हैं तो हमारे माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, हमारे माता पिता ने मतलब हमारे बच्चे को आज इस स्टेज में देख करके हमें जो हर्ष हो रहा है।
तो उसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ हम बच्चों का भी कर्तव्य है कि अपने माता पिता के ऋण को कभी भूले नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखें वातावरण का बहुत है। अब अगर पता चला बहुत ही शिक्षित परिवार है, बहुत ही पढ़ा लिखा परिवार है, बहुत ही पढ़ा लिखा परिवार है, लेकिन वहां पर मैनर नहीं है, वहां पर लोगों के बीच नैतिकता नहीं है, वहां पर लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो भी उस वातावरण का बच्चे को बहुत अच्छा बनाने में कोई अहम योगदान नहीं होगा। ठीक, तो आगे देखिएगा वातावरण, जैसे हमने कहा, आपको बता दूं जेबी वाटसन की एक छोटी सी बात यहां पर बताना चाहूंगा। जेबी वाटसन साहब ने वातावरण को बहुत महत्वपूर्ण माना है। जेबी वाटसन साहब ने बताया कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए। कितने? 1 दर्जन आप मुझे स्वस्थ बच्चे दे दीजिए, आप जो कहेंगे वो उनको मैं बना दूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा बना दूंगा, आप कहेंगे तो डॉक्टर बना दूंगा, आप कहेंगे इंजीनियर बना दूंगा, अगर आप कहेंगे तो उसे मैं चोर भी बना सकता हूं। मतलब उनका कहीं ना कहीं 100% ये कहना था कि वातावरण जो होता है वो मस्ट होता है। लेकिन बाबू फिर से मैं यही बात करूंगा, वातावरण 100% नहीं हो सकता, क्योंकि जेनेटिक गुण भी बहुत जरूरी होते हैं। माता पिता से प्राप्त जो जेनेटिक गुण होते हैं वो भी कहीं ना, जिसे वंशानुक्रम कहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी जीनियस किसकी पुस्तक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हेरिडिटी जीनियस किसकी पुस्तक है, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएंगे दोस्तों, मैं इसको इंतजार करूंगा। ये आपके लिए प्रश्न है, हेरिडिटी जीनियस किसकी पुस्तक है? तो देखिएगा कहीं ना कहीं वंशानुक्रम भी होता है। तो याद रखें बाबू, जैसा बच्चों को हम माहौल देंगे, जैसा वातावरण देंगे, वैसे ही बच्चे सीखेंगे। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि बच्चा बचपन से पहले अनुकरण करके सीखता है, फिर चीजों को देखकर अपने माइंड में प्रतिबिंब बनाता है, इसके बाद वो किशोरावस्था में पहुंचता है। तो शैशवावस्था बाल्यावस्था के टाइम में ही बच्चा सबसे बेहतरीन आपके सामने अधिगम करता है, और उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है शैशवावस्था, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। ठीक है, तो इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, छोटे बच्चों के सामने कोई भी गलत एक्टिविटी ना करें। छोटे बच्चों के सामने गुटखा, पान, सिगरेट और किसी भी तरह के मादक पदार्थ का उपयोग ना करें, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके सीखता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसीलिए आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं, बच्चे के सामने कोई भी गलत एक्टिविटी मत करिएगा। चलिए, आपको बता दिया वातावरण। नेक्स्ट है नवीन ज्ञान। अगला नंबर है 4 नंबर, नवीन ज्ञान। क्या? नवीन ज्ञान। अब देखिए, नवीन ज्ञान को धारण करना है तो पूर्व ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं? अब पूर्व ज्ञान आपका कैसा है वही डिपेंड करेगा कि आपका अधिगम कैसा होगा। प्रीवियस टाइम में आपको कितना अच्छा बताया गया, कैसे बताया गया, उसी पर डिपेंड करेगा कि नए ज्ञान को आप कितने अच्छे से धारण कर पाते हैं। मान लो शुरू में अच्छे टीचर्स ने अच्छे तरीके से नहीं बताया, तो उस बच्चे को अगली क्लास में जब जाएगा, वहां पर अच्छे टीचर्स जब पढ़ाएंगे, तो वो नया ज्ञान को उसको कलेक्ट करने में, अपने आप में समाहित करने में, समायोजित करने में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो डिपेंड किस पर करेगा? पूर्व ज्ञान पर डिपेंड करेगा क्या? नया ज्ञान। ठीक है, इसके बाद देखिए विधियों की बात करते हैं। इसके बाद आगे आ जाएगा विधियां। क्या? विधियां। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप भी ऐसे आप बच्चे को केवल मोटिवेट करके काम कर लें। मनोविज्ञान आधारित कुछ क्रिया विधियां होती हैं। मनोविज्ञान आधारित कुछ क्रिया विधियां होती हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कुछ साइकोलॉजिस्टों का नाम लूंगा, जिनमें आपको बता दूं, सबसे पहले जीन पियाजे साहब को देख लीजिएगा आप। जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो नन्हा वैज्ञानिक है। क्या है? नन्हा वैज्ञानिक है। और दूसरे क्रम में मैं आपको बताऊं, डॉक्टर यशपाल साहब कहते हैं, डॉक्टर कौन? डॉक्टर यशपाल साहब, आपको पता होगा, एनसीएफ 2005 पढ़े होंगे तो एनसीएफ 2005। डॉक्टर यशपाल साहब क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि छोटे नौनिहाल बच्चों को फ्री कर दीजिए मेरे दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों को फ्री कर दीजिए,
उनको कुछ अपने जीवन के हिसाब से जीने दीजिए। क्यों अब अभी बचपन से ही उनके मुंह में मोटी मोटी विकिपीडिया ठोसे दे रहे हैं, मोटी मोटी विकिपीडिया क्यों ठोसे दे रहे हैं बताइए? इसके लिए उन्होंने भरसक इसका विरोध किया है। इसके बाद आप देखिए फ्रोबेल साहब को देखिए, आर्मस्ट्रांग साहब को देखिए, जितने भी साइकोलॉजिस्टों को मैं आपको बताऊं, इन सब लोगों को देखिए, तो इससे पता चलता है कि मनोविज्ञान के आधार पर छोटे बच्चों को पहले फ्री हैंड छोड़ना चाहिए ताकि वो करके सीखें। नन्हा वैज्ञानिक होता है, इस बात को समझिएगा आप, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अधिक 5वां नंबर हो गया, 6ठा नंबर देखिए, 5वां नंबर हो गया, अब 6ठा नंबर देखिएगा। 6ठा नंबर क्या है आपका? 6ठा नंबर है, कहा गया अधिगम को मानसिक विकास प्रभावित करता है। क्या? मानसिक विकास अधिगम को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या आपको लगता है अधिगम को प्रभावित करता है मानसिक विकास? जी हां, बिल्कुल लगता है। बच्चे का मानसिक विकास कैसा हुआ है? पूर्ण विकास हुआ है कि नहीं हुआ? आधा विकास हुआ है? उसका आईक्यू लेवल क्या है? बिल्कुल डिपेंड करेगा अधिगम पर। सपोज करिए किसी बच्चे का 110 से लेकर के 120 तक उसका आईक्यू लेवल है, तो निश्चित रूप से वो सामान्य से थोड़ा बेहतर होगा। और अगर आप देखेंगे 90 से लेकर के 109 तक, कितना? 90 से लेकर 109 तक अगर उसका आईक्यू लेवल है तो सामान्य होगा। अगर इसके नीचे है, 90 से नीचे मतलब 89 के जस्ट नीचे 79 तक ऐसे मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सामान्य से कम होगा। तो भाई दोस्तों, मेरे दोस्त, ये बात को गौर से समझिएगा कि अधिगम को कहीं ना कहीं मानसिक विकास जो होता है वो प्रभावित करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, अगर हाँ, एक बात बता देता हूं, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। नहीं आ रही तब भी करिए। अगर जो चीज नहीं समझ में आए उसके लिए आप करिए कि हाँ सर ये बात नहीं समझ में आई, उसको मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। लेकिन प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर किया करिए। चलिए आगे देखते हैं। परिपक्वता, 7वां नंबर हो गया। परिपक्वता, मैच्योरिटी। बच्चे में क्या बिना परिपक्वता के अधिगम संभव है? बताइए आप मुझे। गॉड गिफ्टेड बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर एज के अनुसार बच्चे को अधिगम कराया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अगर मैच्योर बच्चे को हम ज्यादा से ज्यादा अधिगम कराने का प्रयास करेंगे तो वो बेहतरीन क्या अधिगम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, परिपक्वता के आधार पर भी अधिगम डिपेंड करता है। अपरिपक्व बच्चे को हम बेहतर अधिगम नहीं करवा सकते हैं। परिपक्वता के साथ ही उसमें सोचने, समझने, क्रियाओं को करने, कार्य को करने की जो कलाएं होती हैं वो बेहतर होती जाती हैं। इस तरह से मैंने 6-7 पॉइंट आपको बताए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित। अगर आपको कहीं पर कोई समस्या हो तो आप मेरे दिए गए नंबरों पर आप बिल्कुल आराम से जानकारी ले सकते हैं, या कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट में छोड़ करके कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, इसको नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। फिर मैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। फिर नए एनर्जी के साथ नई क्लास में आपकी मेरी मुलाकात होती है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, गुड बाय।